नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिया यूएस रिलेशन पे थोड़ा हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे भी जाकर समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए का राष्ट्रपति हैं, जो दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं, भारत में जो टैरिफ का उन्होंने 50%, पहले 25 था और 50%, भारत अभी भी जो उनसे बढ़ता है, कहीं ना कहीं ये भी उसका सफल परिणाम नहीं निकल चुका है। ये भारतीयों के लिए भी एक दुखदपूर्ण बात है कि आपके एक्सपोर्ट है, जो हम लोग एक बड़ा मार्जिन वहाँ से डॉलर का जो हम लोग कमाई करते थे, वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहा है और कई लाख लोग भारत में बेरोजगार हो चुके हैं। इसकी बात आपको उस प्रकार से सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा है जितनी बिहार की इलेक्शन की चर्चा हो रही है। ये सोचने वाली बात है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, किस किस सेक्टर में बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए भारत सरकार कौन से विकल्प को अपना रहा है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि हम हमारी जो एक्सपोर्ट है केवल अमेरिका पे ही निर्भर क्यों है। थोड़ा हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झांकने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय विश्व दो ध्रुव में बढ़ चुका था। एक कैपिटलिस्ट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, नाटो सेना बनाया गया। हम लोग जिस देश से आज़ाद हुए थे, ब्रिटेन, ब्रिटेन भी नाटो का पार्ट था। दूसरी तरफ सोशलिस्ट जो रसिया। तो हम लोग के साथ जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीयों के अंदर कई सारे विचारधाराओं का निर्माण हुआ। उसी समय जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, उसमें समाजवादी, मार्क्सवादी, पूंजीवादी, तो किसी भी धारा में सम्मिलित होना भारत को एक और विभाजन की ओर झोंक सकता था, क्योंकि हम लोग 1947 में तुरंत विभाजन की विध्वंस झेले थे और जिस प्रकार की काटमार मची थी, करोड़ों लोगों की जान गई थी, करोड़ों लोग की अनाथ हो चुके थे, करोड़ों करोड़ों लोग बेघर हो चुके थे। इस प्रकार की घटना दोबारा भारत झेलने के लिए तैयार नहीं था। तो उस समय की जो विजनरी लीडर थे हमारे, जो भी मंत्रिमंडल में थे, उनमें जेल नेहरू की एक अहम भूमिका थी। उन्होंने नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की सूत्रधार किया। इंडोनेशिया, जावा, ये बहुत सारे नेताओं, फिलीपींस के नेताओं के साथ मिल करके उन्होंने नाम का अलाइनमेंट किया और हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, जो विकासशील कंट्री थे, उनके साथ मिल करके विश्व के लिए एक नया विकल्प दिया। हम लोग दोनों गुट से स्वतंत्र थे, यूएसएसआर से और यूएसए से भी। मजबूरी ये थी कि भारत आज़ाद हुआ था तो भारत को दोनों प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता थी। हमको संसाधन भी चाहिए जो यूएसएसआर से मिल सकता था, और हम लोग की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, तो हम लोग के यूएसए से ले सकते थे। तो भारत के लिए उस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नाम ही था। परंतु अब उसको और आगे आप बढ़ाते हुए देखते हैं तो विश्व दो ध्रुव में बढ़ता चला गया, कोल्ड वार का शुरुआत हो गया। परंतु धीरे धीरे यूएसए ने यूएसएसआर को घेरने के लिए, समाजवाद को घेरने के लिए सीएटो, सेंटो, नाटो कई सारी बनाए। उसमें से पाकिस्तान को, भारत को, दोनों को सम्मिलित करना चाहते थे, परंतु पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू बन गया, भारत नहीं बना। पाकिस्तान से चाइना का संबंध मधुर था, तो यूएसए और चाइना को मधुर संबंध बनाने में पाकिस्तान अपनी अहम भूमिका निभा, क्योंकि उसी समय यूएसएसआर जो वर्तमान में रसिया है, उसका और चाइना का बॉर्डर कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। तो यूएसए और चाइना का बॉर्डर कन्फ्लिक्ट जिस प्रकार से शुरुआत हुआ और यूएसए चाइना से मिल गया पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान दोनों में मीडिएटर की भूमिका रहा। तो भारत का दोनों कंट्री, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, भारत का ध्रुव विरोधी थे, भारत की दुश्मनी थी। तो जाकर हम लोग 1970-71 में इंदिरा गांधी के द्वारा, तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे, यूएसएसआर के द्वारा हम लोगों ने ट्रिटी साइन किया और धीरे धीरे हम लोग यूएसएसआर की तरफ झुकाव हमारा बढ़ा। परंतु अगर उस कालखंड को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, 1990 के दशक में हम लोग आते हैं, तो यूएसएसआर का विघटन होता है। अब विश्व पटल पर कई सारी चीज़ उभर कर आती है। कहीं ना कहीं जो बाईपोलर सिस्टम था, यूनिपोलर सिस्टम में बदल गया। अमेरिका का एक छत्र राज, अमेरिकी प्रभुत्व को विश्व में बढ़ना, तो कहीं ना कहीं भारत को भी अपने टेक्नोलॉजी के लिए और उस अमेरिका पे निर्भर होना पड़ा। तो हम लोग की झुकाव भी थोड़ा बहुत अमेरिका की तरफ हुआ। हम लोग 1990 में एलपीजी रिफॉर्म किए, जो एकदम जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म किया और धीरे धीरे हम लोग का झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ। परंतु देखने वाली बात होगी, 1998 में हम लोगों ने न्यूक्लियर बम का बनाए और साथ में पाकिस्तान ने बनाया, और धीरे धीरे पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा छूट दिया गया। उन पे जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उनको छोड़ दिया गया। तो
भारत को भी उसका फ़ायदा मिला। भारत ने भी अपने प्रतिबंध को हटाने में अमेरिका से डील में वार्ता में सफलता पाई और 2005-6 के इर्द गिर्द न्यूक्लियर डील हुआ और धीरे धीरे हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ने लगा। चाहे वो एक्सपोर्ट हो, वर्तमान संदर्भ में देखें तो चाहे सैन्य को लेकर को हो, टेक्नोलॉजी को लेकर को हो, इन्वायरमेंट के लेकर को हो, आतंकवाद का उन्मूलन हो, चाहे साउथ चाइना सी को चाइना को काउंटर करने की बात हो, चाहे इंडियन ओशियन में चाइना को काउंटर करने की बात हो, चाहे हमने क्वाड का निर्माण किया, कहीं ना कहीं ये अमेरिका के साथ हमारी संबंध काफ़ी मधुर हो गए। अब भारत की एक्सपोर्ट भी, चाहे बेरोजगार हो, चाहे H1B वीज़ा का मामला हो, अमेरिका से हमारी संबंध काफ़ी मधुर हो चुके थे। परंतु जब ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई उसके बाद से हमारे ऊपर जो टैरिफ का उन्होंने टैरिफ वार खेलना शुरू किया, उसमें भारत अपने आप को झुकाए नहीं और कहीं ना कहीं भारत की इसमें फॉरेन पॉलिसी की असफलता भी नज़र आ रही है कि भारत किस प्रकार के वार्ता में सफल हो रहे हैं, अभी उसकी परिणाम नहीं निकला है। देखने वाली बात होगी कि उसकी परिणाम क्या है। कई लोग उसको आलोचना कर सकते हैं भारत सरकार को कि हम केवल अमेरिका पे ही क्यों डिपेंडेंट हैं। तो एकदम से नहीं, इतने सालों की जो हमारी जो पॉलिसी रही है उसमें पॉलिसी फॉल्ट है, उसमें प्रत्येक जितनी भी सरकार आई हैं उस प्रत्येक सरकारों को उसमें दोष है। केवल मोदी सरकार की दोष की बात नहीं है, पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो हमारा अमेरिका ओरिएंटेड हो चुका था, हम लोग USSR को भी नहीं छोड़े, जो वर्तमान में उसका प्रतिनिधित्व जो उसका उत्तराधिकारी रूस है उनसे भी हमारी संबंध मधुर है। परंतु वर्तमान समय में यूनिपोलर और बाईपोलर की जगह मल्टीपोलर कंसेप्ट वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहा है। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन अगर खेल है, अगर उसमें खेलना है तो आपके पास पावर कितना, आपके पास बैलेंस ऑफ पावर कितना है, आप कितने सक्षम हैं, मूर्त तत्व में भी अमूर्त तत्व में भी। अमूर्त तत्व में जो नेतृत्व क्षमता हो जाएगी, मूर्त तत्व में जनसंख्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। आपके पास कितनी जनसंख्या है, स्किल्ड कितनी है, संसाधन कितनी है, आप प्रोडक्शन कितना कर पा रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, आपका कितने देशों तक पहुंच है, कितने देशों के साथ आपका FTA है। कहीं ना कहीं ये सारी बात आपकी पावर को दर्शाता है। जैसे कि चाइना ने हमारे साथ आज़ाद हुआ तो हमारे साथ चले थे, परंतु चाइना कहाँ पहुँच चुका है, हम कहाँ हैं। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं भी है तो उन्होंने अगर बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी है तो कम से कम आर्थिक स्वतंत्रता अपने नागरिकों को दिया है। क्या भारत में पूर्णतः बोलने की स्वतंत्रता है? क्या भारत में पूर्णतः नागरिक की स्वतंत्रता है? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। आप लोग सोचिए। हमारे यहाँ आने का मेन मुद्दा यह है कि आप लोग को सोचने पे मजबूर करें। आप लोग जागरूक होइए। रीलबाजी जो चल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बातें चल रही है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, रीलबाजी आप लोग छोड़िए, बिल्कुल सोचिए, क्योंकि यूथ ही भारत का निर्माण करेगा। वर्तमान 2025 से लेकर 2050 तक भारत युवा देशों में सबसे प्रथम स्थान पे आता है। तो इतने कह के अपने वाणियों को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद अपना समय बहुमूल्य समय देने के लिए।